नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं एक उत्तराखंड SSC का एक फुल लेंथ पेपर जिसमें आपको 100 क्वेश्चंस होंगे और उसमें साथ में क्या होंगे कि हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होंगे और यह पिछले सालों में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है जिसका कि जो समय सीमा है 2 घंटे की रहती है और साथ में टोटल मार्क्स होते हैं 100 और हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे और इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसी से संबंधित क्वेश्चन पेपर आपका पुलिस का जो इंटरमीडिएट लेवल का कोई भी एग्जाम आने वाला है या फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम आने वाला है तो इसी से संबंधित वह आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को और देखते हैं किस प्रकार का पेपर था और उसके उत्तर जानने की भी हम कोशिश करते हैं। पहला जो सेक्शन मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है कि पहला सेक्शन क्या होता है 20 नंबर का हिंदी का होता है जिसमें 20 क्वेश्चन आते हैं हिंदी से संबंधित। तो वही हम पहले सेक्शन में देख लेते हैं। इत्यादि का संधि विच्छेद है तो क्या होना चाहिए। आपके ऑप्शन 4 हैं इसमें, इतिधन आदि, इतिधन यादि, इतधन आदि और इतिधन आदि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका इतिधन आदि। जिन अभ्यर्थियों को यह लग रहा है कि किस प्रकार का पेपर होगा उनको यह वीडियो जरूर देखनी चाहिए ताकि उनको एक बार पता लग सके किस प्रकार का उत्तराखंड SSC में पेपर होता है और किस प्रकार वो अपने आंसर लिख सकते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है अंताक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी और अंत्याक्षरी। तो इसका जो शुद्ध शब्द हो जाएगा वो होगा आपका दूसरे का सी यानी कि अंत्याक्षरी। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है समाचार लेखन की सबसे प्रचलित प्रभावी और लोकप्रिय शैली है तो उसका सही उत्तर हो जाता है आपका उल्टा पिरामिड शैली। इस प्रकार से समाचार लिखना, जो पिरामिड बने होते हैं वो कुछ इस प्रकार से बने होते हैं और जो समाचार लिखने की शैली होती है तो वो ऐसे 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 करके लिखा जाता है, जो प्रचलित शैली है समाचार की। राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र है तो क्या होगा इसका सही उत्तर। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा विधायिका भी है, कार्यपालिका भी है और न्यायपालिका भी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देवनागरी लिपि अधिकांशतः है वर्णात्मक है, अशीरो रेखात्मक है, शून्यात्मक है या फिर रोमन है। तो शीरो रेखा मतलब होता है जो हम जैसे सरकारी हमने लिखा है तो जो ये रेखा हम लगाते हैं इसे शीरो रेखा बोला जाता है। तो जो देवनागरी लिपि है तो वह है वर्णात्मक लिपि। जो पत्र सरकारी विभागों, संबंध अधीनस्थ और स्वायत्तशासी निकायों, विदेशी सरकारों, राज्य सरकारों, स्वैच्छिक संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को लिखा जाता है उसे कहा जाता है सरकारी पत्र। आगे है आपका निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द है तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। 4 ऑप्शन है इसमें, कर है, गंगा है, गुरु है या फिर धन है जिसका एक ही अर्थ हो। तो एकार्थी शब्द क्या है इसमें, गंगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं तो इसमें 5 प्रकार के वैसे भेद होते हैं, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर शब्द। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा इसका बी, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। उसके बाद है 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है खेत, दाहिना, आज्ञा या फिर किसान। तत्सम का मतलब होता तत्सम मतलब तत् के समान, तो तत् मतलब होता है संस्कृत के समान इसमें कौन सा शब्द है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आज्ञा। और तद्भव का मतलब होता है जो संस्कृत से उद्भव हुए हैं। निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है तो इसमें 4 वाक्य दिए गए हैं। ऑप्शन है आपके, सूर्योदय होने पर पक्षी बोलने लगे, जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है, आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, कठोर होकर भी सहृदय बनो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आपने परिश्रम किया और उत्तीर्ण हो गए, यह संयुक्त वाक्य है। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी जी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। बर्बाद हो जाने पर भी अहंकार बना रहना के लिए सटीक लोकोक्ति है। 4 ऑप्शन है आपके, खिसियाई बिल्ला खंबा नोचे, ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना, नेकी कर दरिया में डाल, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई, मतलब बर्बाद हो जाने के बाद भी
अहंकार बना रहना। आपका बंटी किस विधा की रचना है? तो यह रचना है किसकी रचना है? तो यह मन्नू भंडारी जी की रचना है। और किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास विधा की रचना है, यानी कि यह एक उपन्यास है। निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य है। मैं अनेकों विद्वानों से मिला हूँ। मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। मैं बहुत सारे विद्वानों से मिला हूँ। मैं कई विद्वान जनों से मिला हूँ। तो इस प्रकार का अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है तो कई बार थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। आपको बस थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका सही उत्तर होगा आपका मैं अनेक विद्वानों से मिला हूँ। काव्य रचना कुकुरमुत्ता के रचनाकार हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, मंगलेश डबराल, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और गिरिजा कुमार माथुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी रचना है कुकुरमुत्ता। निम्नलिखित में से कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। सरोज, नीरज, जलज या फिर अम्बुद। तो कमल का पर्यायवाची क्या है? सरोज, नीरज और जलज। जैसे जौ लग रहा है तो यह किसका पर्यायवाची हो जाता है? कमल का। और दो जहां लग गया तो वह फिर पानी का हो जाता है। तो अम्बुद किसका पर्यायवाची है? पानी का है, कमल का नहीं है। अंबुज की अगर हम बात करते तो वह कमल का पर्यायवाची होना था। थोड़ा सा कंफ्यूजन करके क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर मूल स्वर नहीं है? तो मूल स्वर कौन सा नहीं है इनमें से ए मूल स्वर नहीं होगा, बाकी तीनों मूल स्वर में आते हैं। टिप्पण का मुख्य उद्देश्य है मामलों को नियमानुसार निपटाना, मामलों का ब्यौरा तैयार करना, मामलों पर प्रकाश डालना या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मामलों को नियमानुसार निपटाने को क्या बोला जाता है? टिप्पण कहा जाता है। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र संस्मरण संग्रह के रचनाकार हैं। तो यह किसकी रचना है? यह है मनोहर श्याम जोशी की रचना। आप देख सकते हैं कि इस पेपर में 3 रचनाएं हैं पूछ ली गई हैं। तो आपको किस प्रकार रचनाएं थोड़ा बहुत याद भी रखनी पड़ती है। जो भी एग्जाम यूकेएसएससी का हुआ उसमें पक्का एक आध रचनाएं पूछते हैं। खड़ी बोली निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? ऑप्शन है आपके राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, बिहारी या फिर पश्चिमी हिंदी। तो खड़ी बोली आती है आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, जिसे कौरवी भी कहा जाता है खड़ी बोली को। अब यहाँ से आपका सेक्शन 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के कंप्लीट हो चुके हैं। और इसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन यानी कि जीके और जीएस का क्वेश्चन अब शुरू हो चुके हैं। यहाँ से बासुकी ताल निकट है तो किसके निकट है? केदारनाथ के निकट, गंगोत्री के निकट, यमुनोत्री के निकट या फिर बद्रीनाथ के निकट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केदारनाथ के निकट बासुकी ताल स्थित है। एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, एक तस्वीर की और इशारा करते हुए राम ने मोहन से कहा, इसके पिता मेरी माँ के इकलौते पुत्र हैं, वह तस्वीर है। तो इसका आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद इसका सही उत्तर आपको मिल जाएगा। वैसे सही उत्तर है इसका आपका राम की लड़की की वह तस्वीर है। 23वां क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद आश्रम कहाँ स्थित है? तो श्यामला ताल के किनारे, तड़ाग ताल के किनारे, झिलमिल ताल के किनारे या फिर सिद्ध ताल के किनारे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्यामला ताल, जो कि कहाँ पे स्थित है? चंपावत में स्थित है। उसके किनारे स्वामी विवेकानंद आश्रम स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल लोथल स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा कालीन स्थल जो आपको चारों ऑप्शन दिए हैं, चारों में जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल पाए जाते हैं, चारों स्थानों में मिलते हैं। और लोथल कहाँ पे है? तो लोथल एक बंदरगाह वाला इलाका था। तो बंदरगाह अब कहाँ पर नहीं होगा? मेरठ में बंदरगाह नहीं हो सकता, राजस्थान में नहीं हो सकता, हरियाणा में नहीं हो सकता। तो कहाँ पर होना चाहिए? गुजरात इसका सही उत्तर होगा। धनुष तीर्थ कहलाता है, तो धनुष तीर्थ किसको कहते हैं? कई बार यह क्वेश्चन शायद और भी पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर है श्रीनगर गढ़वाल को ही धनुष तीर्थ के नाम से जाना जाता है। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। पतन जो होता है कैनाल, जो पोर्ट हम बोला जाता है इंग्लिश में, तो वह कौन सा है? जो मतलब दोनों सिरों पर, एक इस सिरे पर और एक इस सिरे पर कौन कौन से जो पोर्ट हैं, तो कौन कौन से हैं? इसमें 4 ऑप्शन है, काहिरा, अलेक्जेंड्रिया, स्वेज तथा काहिरा तथा पोर्ट सईद और पोर्ट सईद तथा तेम्फिक। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका स्वेज एवं पोर्ट सईद, जो कि इनमें ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसमें चारों ऑप्शन आपके गलत हैं। गढ़वाल राइफल्स का युद्ध से संबंधित जय घोष है, तो वह क्या है?
जय काली देवी, जय केदारधाम, जय बद्री विशाल या फिर जय चंद्र बदनी देवी। तो इसका जो युद्ध घोष से संबंधित, गढ़वाल राइफल्स का जो युद्ध से संबंधित जय घोष है वह है आपका जय बद्री विशाल। आगे है आपका क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। काफ़ी बार यह क्वेश्चन जीके में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, काफ़ी किताबों में मिल जाता है क्वेश्चन और काफ़ी बार शायद पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। तो खान अब्दुल गफ्फार खान को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। भोटिया जाति का ग्रीष्मकालीन आवास कहलाता है। तो ग्रीष्मकालीन आवास का मतलब है कि भोटिया जाति शीत ऋतु में क्या है, अपने अन्य आवासों में आ जाती है और ग्रीष्मकालीन में जो चारागाह होते हैं, बुग्याल जिन क्षेत्रों को बोला जाता है, तो वहाँ पर वो चले जाते हैं। तो उनको क्या कहा जाता है, तो उनको मैत कहा जाता है। निम्न में से कौन सी एक उच्च संस्था की स्थापना सन 1982 में ग्रामीण वित्तीय व्यवस्था में शामिल सभी संस्थाओं के क्रियाकलापों और समन्वित करने के लिए की गई थी। क्रियाकलापों को समन्वित करने के लिए की गई थी। तो वह कौन सी संस्था थी, 1982 में किसकी शुरुआत होती है, तो वह है नाबार्ड की शुरुआत 1982 में होती है, नाबार्ड की स्थापना। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से चुने जाते हैं। गढ़वाल क्षेत्र, कुमाऊं क्षेत्र, मालाबार क्षेत्र या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह चुने जाते हैं साउथ इंडिया यानी कि मालाबार क्षेत्र से वह चुने जाते हैं। भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा, तो कब करेगा, 2023 में भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के हस्तशिल्प उद्योग में प्रयुक्त रिंगाल का वास्तविक नाम क्या है। कैनेबिस सैटाइवा, किम्नो बम्बूसा फलकाटा, माइरिस एस्कुलाटा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किम्नो बम्बूसा फलकाटा। किसका वनस्पतिक नाम है, तो वह है रिंगाल का वनस्पतिक नाम। फिर आपके सामने एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। राम 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, आपको किस हिसाब से लगाना है, मैं दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चल रहा है। फिर दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर मुड़कर फिर 12 किलोमीटर चलता है। अब राम अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो आपको फिर हिसाब बनाना है कि कहाँ कहाँ पर वह जा रहा है और उसके बाद यह कैलकुलेशन होगी। इसका अगर हम सही उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाता है आपका डी यानी कि 10 किलोमीटर में वह स्थित है। उसके बाद है आपका 35वां क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून के मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है। तो इसका मुख्य प्रवेश द्वार का नाम क्या है, ब्रॉन्डिस गेट। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद सेम फिर एक रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, तो यह आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा ताकि रीजनिंग में आपकी पकड़ ज़्यादा मजबूत हो सके। वैसे क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। एक घड़ी क्रमशः 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, अर्थात जितना बजता है यानी कि 12 बजता है तो 12 बार घड़ी भी उतना ही बार बजती है। तब एक दिन में 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी। तो आपको फिर कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक में 1 बार, फिर 2 में 2 बार, इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसके बाद सबको आपको प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 24 + 23 + 22 इस प्रकार से यह कैलकुलेशन होती है। भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी कब दी। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, 2005, 2006, 2007 या फिर 2008 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2007 में भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को कौन सा दिन रहा होगा। साल का पहला और अंतिम दिन हमेशा क्या होता है, सेम ही होता है। यह आप याद रखना, कई बार पूछा जाता है इस संबंध से क्वेश्चन। तो ये मैंने जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया है। और यह क्वेश्चन भी आप रीजनिंग का है तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा यह क्वेश्चन, और उसके बाद आप सही उत्तर आपको मिल जाएगा। सही उत्तर वैसे है इसका शुक्रवार, कैसे है तो आपको कैलकुलेट करना है। 39वां यहाँ पर, गढ़वाल का हातिम ताई किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है, कुंवर सिंह नेगी, कृपाल सिंह, गोविंद सिंह रावत या फिर अशोक जना वटसर को। तो इसका सही उत्तर है गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है कुंवर सिंह नेगी को। 40वां क्वेश्चन, किस अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से पृथक किया गया था। कौन सा अधिनियम था जो भारत से बर्मा यानी कि म्यांमार को अलग किया गया था। तो कौन सा अधिनियम था, 1909 का अधिनियम, उसके बाद 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या फिर 1947 का अधिनियम। तो सही उत्तर है इसका 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था उसके द्वारा ही भारत को बर्मा से पृथक किया गया था, या बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था।
निम्नलिखित में से लामण गीत संबंधित हैं, तो लामण गीत किससे संबंधित है? महिला गीत, विवाह गीत, प्रेम गीत या फिर कृषि गीत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम गीत से संबंधित है कौन सा गीत? लामण गीत। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी हैं, मतलब पुश एंड पुल फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए होता है? प्रवास के लिए, गंदी बस्तियों के लिए, वायु प्रदूषण के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रवास के लिए, यानी कि माइग्रेशन के लिए वह रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष। नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन यानी कि जो लैंड स्लाइड था वो कब हुआ था? तो वह कब हुआ था? 18 सितंबर 1980 को नैनीताल में सबसे बड़ा भूस्खलन हुआ था। निम्नलिखित में से संविधान सभा की प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग जो कमेटी थी के सदस्य नहीं थे? के.एम. मुंशी, एन. गोपालास्वामी अयंगार, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इनमें से सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे उस समय, बाकी लोग थे। रावण की तपस्थली बैरास कुंड कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? चार ऑप्शन है आपके सामने, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर या फिर अल्मोड़ा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चमोली में रावण की तपस्थली बैरास कुंड स्थित है। भारत में प्रथम हरित क्रांति के दौरान खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? तो आज आपके पास चार ऑप्शन है। जो हरित क्रांति का दौर था 1966-7 का जो आसपास का, और हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है भारत में? तो डॉक्टर स्वामीनाथन को, आपको शायद पता होगा वो बात। उच्च पैदावार किस्म के बीज, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग, आधुनिक तकनीक, मशीनरी इत्यादि या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी चीज़ों का प्रयोग किया गया था। मुंड तथा सबर नाम से जाने जाने वाली कुमाऊं की प्राचीन जाति कौन सी है? किरात, खस, जौनसारी या फिर कोल। तो प्राचीन जाति जो थी वह जानी जाती, जो कोल जाति थी उसे मुंड और सबर के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से वर्ष 2019 का राइट लिवलीहुड पुरस्कार किसे दिया गया था? ग्रेटा थनबर्ग को, अमीना तो हैदर को या फिर गो जियान मेई को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों को राइट लिवलीहुड पुरस्कार 2019 का दिया गया था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो नंदा देवी की कब होती है? 1982, 83, 92 या फिर 88। तो इसका सही उत्तर है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है 1982 में। निम्न आकृति में लुप्त संख्या क्या है? तो यह भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इसका जो सॉल्यूशन होगा किस प्रकार से होगा वो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। 2 दूनी 4 यानी कि 2 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 + 16 हो गया है आपका 20। यहाँ पे आ गया है। फिर 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9, और 9 का स्क्वायर 81, 81 + 9 90, और 1 का स्क्वायर 1 और 5 का स्क्वायर 25। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? सही उत्तर हो जाएगा 26। प्राचीन काल में अस्कोट राजधानी थी किसकी थी? पाल वंश की, राजवंश की, चंद राजवंश की, कत्यूरी राजवंश की या फिर कुणिंद राजवंश की। तो अस्कोट किसकी राजधानी हुआ करती थी? तो कत्यूरी की जो राजधानी थी कत्यूरी राजवंश की, वह अस्कोट हुआ करती थी प्राचीन काल में। डचों ने बंगाल में अपने पहले केंद्र की स्थापना कहाँ पर की? कलकत्ता में, बालासोर में, श्रीरामपुर में या फिर चिंसुरा में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चिंसुरा में डचों ने बंगाल में अपने सबसे पहले केंद्र की स्थापना की थी। जो डच लोग कहाँ के लोग होते हैं? तो जो जर्मन लोग हैं वही डच भी कहलाते हैं। टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा का शुरू करने का श्रेय दिया जाता है? मतलब टिहरी रियासत में कौन सा ऐसा राजा था जिसने अपने नाम से शहर बसाया था सबसे पहली बार? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रताप शाह ने प्रतापनगर की स्थापना की थी सर्वप्रथम। उसके बाद फिर अन्य राजा अपने नाम से शहर बसाने का कार्य करते हैं। वायुमंडल में किस सतह में तापमान स्थिर रहता है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, ओजोन मंडल में या फिर आयन मंडल में? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? समताप मंडल जो स्ट्रेटोस्फीयर है वहाँ पे तापमान स्थिर रहता है, एक हद तक स्थिर रहता है। ऐसा भी नहीं है, जैसे अगर हम कभी आप ज्योग्राफी पढ़ो तो ज्योग्राफी में जो क्षोभ सीमा है इसके बाद क्या लग जाए? इसके बाद आपका जो स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल आ जाता है। समताप मंडल में क्या होता है कि धीरे धीरे थोड़ा सा टेम्परेचर, यहाँ तो बहुत लो है, एकदम टेम्परेचर बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल आना शुरू हो जाता है। इसमें भी हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो और टेम्परेचर फिर कम होना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से यह चलता रहता है। खैर वो कोई किसी अन्य दिन उस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जब हम ज्योग्राफी की बात करेंगे कि जो क्लाइमेटोलॉजी जब पढ़ेंगे तो उस समय वह फिर टॉपिक आएगा।
अलगोजा बजाया जाता है पैर से, हाथ से, नाक से या फिर मुंह से। तो अलगोजा किससे बजाया जाता है? अलगोजा मतलब एक बांसुरी टाइप का एक यंत्र होता है, बहुत बड़ा सा यंत्र होता है बांसुरी टाइप का। तो बजाया जाता है, तो वह मुंह से ही ऑब्वियसली बजाया जाएगा, पैर से तो हो नहीं सकता है। संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई, तो कब की गई है? आपके 4 ऑप्शन है, 11 जनवरी 1952 को, 11 जून 1952 को, 31 दिसंबर 1954 को, 1955 को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके 11 जून 1952 को संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना की गई थी। केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को आधिकारिक तौर पर कब सौंपा गया? केदारनाथ की जो आपदा आई थी 15-16 जून 2013 में आपदा आई थी, उसके बाद फिर नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को वहाँ पे केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा गया था। तो वह कब सौंपा गया? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, यानी 11 मार्च 2014 को। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम कब शुरू किया गया? भारत में जो एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया था, वह कब किया गया? कौन सा कार्यक्रम था? कार्य के बदले अनाज। 66 में या फिर 70-71 में या फिर 77-78 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1977-78 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। उसके बाद है एकीकृत औद्योगिक नीति 2008 ईस्वी के अंतर्गत उत्तरकाशी जनपद को किस श्रेणी में रखा गया है? तो सी श्रेणी में या फिर बी में या फिर ए में। तो किस श्रेणी में रखा गया है? ए श्रेणी में उत्तरकाशी को रखा गया है। उसके बाद 60वां क्वेश्चन है, लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो कौन थे लद्दाख के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर? राधाकृष्ण माथुर जी लद्दाख के प्रथम क्या थे? लेफ्टिनेंट गवर्नर। अलकनंदा एवं धौलीगंगा का संगम स्थल कौन सा है? तो पंचप्रयाग आपने नाम सुना ही होगा और काफ़ी बार पढ़ा भी होगा शायद। तो अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम स्थल है विष्णुप्रयाग, फिर उसके बाद नंदप्रयाग आता है, फिर कर्णप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग। निम्नलिखित चित्र में लुप्त संख्या क्या है? तो यहाँ पे क्या होने चाहिए? आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा और फिर आपकी यह समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार यह बना है। उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य गठन के बाद अंतिम विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या की थी? जो पहली बार उत्तरांचल का गठन हुआ था, कब हुआ था? तो 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन हुआ, मतलब राज्य का निर्माण हुआ। उसके बाद जो पहली बार जो इसमें सरकार बनी थी, तो अंतरिम तौर पे कितने सारे उसमें विधानसभा के जो सदस्य थे, कितने लोग थे? तो 30 उसका सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 25वें अक्षर और बाएं से 13वां अक्षर कौन सा होगा? तो यह आपको फिर से कैलकुलेट ABCD आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा और फिर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कौन सा वर्ड कहाँ पे आ रहा है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग का शीर्ष निकाय है जो MSME सेक्टर है, मीडियम स्मॉल और माइक्रो इंटरप्राइजेज का जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज का जो शीर्ष निकाय है, यानी कि जो हायर बॉडी है, तो कौन सी है? तो वह है इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? इकोनॉमिक्स का मैंने एक आपको क्या दे रखा है, तो एक मैंने पूरी एक 100+ क्वेश्चन की एक 1 लाइनर सीरीज, यानी कि 1 लाइनर वीडियो मैंने एक अपलोड कर रखी है, ऑलरेडी चैनल पे है। तो आपको अगर वह नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, उसमें मैंने यह क्वेश्चन भी वहाँ पे बताया है कि कौन सी यह बुक है और यह किसने लिखी थी। तो यह किताब लिखी थी दादा भाई नौरोजी जी ने। उसके बाद है 67 में ग्राम में क्या है? तो 4 ऑप्शन है आपका, ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने की योजना, दूरस्थ क्षेत्रों की बालिकाओं के लिए एक शैक्षिक कार्यक्रम, घराटों के विकास के लिए एक योजना, या फिर जलागम संरक्षण, सामुदायिक स्तर की क्षमता निर्माण व आजीविका संवर्धन योजना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यही जो डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायोलेट जो रेज होती हैं उससे बचाती हैं? तो कौन सी जो परत है, यह गैस है, गैस की एक पूरी परत बनी हुई, तो कौन सी गैस है वो? इसको तो हर किसी को मेरे हिसाब से पता होना चाहिए। ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। काफ़ी बार आपने मतलब स्टार्टिंग में यानी कि
बचपन में ही आपने पढ़ा होगा जब आप 6वीं 7वीं में होंगे। 69वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनासक्ति आश्रम किस जिले में? तो अनासक्ति आश्रम क्यों फेमस है? तो गांधी जी ने यहाँ पे अनासक्ति आश्रम में क्या लिखा था कि अनासक्ति योग करके एक गीता पे एक टीका या एक लिखा था, है। तो कहाँ पर स्थित है? वह है आपका बागेश्वर में। निम्नलिखित में से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कौन से अधिकारों के सम्मिलित हैं? निम्नलिखित में से मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कौन सा या से अधिकार सम्मिलित है या फिर हैं? तो इसका जो ऑप्शन है वो आपके सामने है। नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकार। तो जो मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है उसमें क्या है? सारे इसमें सम्मिलित हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो यह आप जब चारों का जब आप क्या देखेंगे, एरिया देखेंगे, तो फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क या फिर नंदा देवी नेशनल पार्क। तो इसका सही उत्तर क्या है? गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। 2390 किलोमीटर के आसपास इसकी क्या है? स्क्वायर किलोमीटर में इसका जो क्षेत्रफल है। भारत से वस्तु निर्यात योजना के अंतर्गत सभी देशों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 3 वर्गों में, 4 वर्गों में, 5 वर्गों में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है 3 वर्गों में। भारत से वस्तु निर्यात यानी कि जो एक्सपोर्ट है उसके आधार पे 3 वर्गों में अंतर्गत सभी देशों को विभाजित किया गया है। 1857 ईस्वी के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? 1856 में यहाँ पे जो कमिश्नर बने थे उत्तराखंड में, तो वह कौन थे? हेनरी रैमजे थे। तो उन्होंने ही फिर नैनीताल को स्कूली शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने का उनको श्रेय जाता है, हेनरी रैमजे। शिन्यू मैत्री 2019 क्या था? तो वह क्या था? भारत एवं जापान की वायु सेनाओं का संयुक्त युद्ध अभ्यास क्या था आपका? शिन्यू मैत्री 2019। उत्तराखंड में वन आंदोलन से संबंधित तिलाड़ी कांड कब हुआ था? 1929 में, 30 में, 31 में या फिर 32 में? तो मई 1930 में तिलाड़ी कांड हुआ था। उसके बाद फिर एक आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है, तो इसको आपको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 4 नवंबर 2008 को गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया? ऑप्शन है आपके राज सिंह, कृष्ण प्रथम, महेंद्र बर्मन और राजेंद्र चोल। तो इसका सही उत्तर है कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया था। उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन आपके सामने ऑप्शन है 2001, 2002 और 2003। तो इसका सही उत्तर क्या है? 1 अप्रैल 2001 को उत्तराखंड वन विकास निगम यानी कि फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का गठन हुआ था। निम्न में से कौन सा नगर कर्क रेखा के सबसे समीप है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नागपुर, दिल्ली, जोधपुर और कोलकाता। चारों कर्क रेखा के नज़दीक हैं, लेकिन सबसे समीप कौन सा है? तो कलकत्ता इनमें से सही उत्तर हो जाएगा। उत्तराखंड में एक नाली भूमि में कितनी मुट्ठी होती है? तो 16 मुट्ठी की एक नाली होती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो कब होता है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो गठन किया जाता है वह 2005 में, जो NDMA। कई बार पूछा जाता है कि क्या चीज़ है और कब इसका गठन हुआ था। तो NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन जो किया जाता है 2005 में होता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करता है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी में। गढ़वाल मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम या फिर पिथौरागढ़ जिला प्रशासन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा KMBN यानी कि कुमाऊं मंडल विकास निगम ही कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करता है। आवर्ती आयत चित्र का मान ज्ञात करने में अधिकतम उपयोग है किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बहुलक का, यानी कि मोड। आपको अगर आप थोड़ा सा स्टैटिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद यह क्वेश्चन समझ में आएगा आपका। इसके बाद है किस भारतीय को सर्वप्रथम रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका D, यानी कि पंडित नैन सिंह रावत। के इन्हें मौलिक पंडित के नाम से भी इन्हें
जाना जाता है? कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मौलिक मंडल के नाम से किसे जाना जाता है, तो पंडित नरेंद्र सिंह रावत जी को जाना जाता है। ग्लोबल आयुर्वेदिक समिट 2019 तृतीय संस्करण आयोजित हुआ था। ग्लोबल क्या है? आयुर्वेद समिट। तो कब आयोजित हुआ था यह, कहाँ आयोजित हुआ था? तो कोची केरला में यह आयोजित हुआ था। केदारनाथ में गोपेश्वर का नाम, केदारखंड में गोपेश्वर का नाम वर्णित है केदारखंड और मानसखंड। जब हम उत्तराखंड की, अभी हम दूसरी जो उत्तराखंड हिस्ट्री सीरीज का हम दूसरा लेक्चर लेके आने वाले हैं कुछ दिन में, थोड़ा सा समय लग रहा है, तो जैसे ही समय आप मिलता है आपके सामने वो लेक्चर लेके आएंगे और उसमें आपको फिर केदारखंड और मानसखंड के बारे में हम बताएंगे कि किस प्रकार केदारखंड और मानसखंड कहाँ से कहाँ इस तक स्थित है। तो केदारखंड में गोपेश्वर का नाम क्या वर्णित है? गोस्थल। केदारखंड में गोपेश्वर को कहा गया है। निम्न दिए गए चित्र में से कितने समांतर चतुर्भुज हैं? तो आपको बस कैलकुलेट करना है कितने कितने हो सकते हैं। आपको 4-4 का हिसाब बना के करना है। तो इसमें हमें हमेशा 2-2 करके होता है, ऐसे करके। तो कितना हो जाएगा? 16 चतुर्भुज इसमें हो जाएंगे। उत्तराखंड में सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स कहाँ पर स्थित है? तो यह है सैलाकुई, देहरादून में यह स्थित है, सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? मुगल साम्राज्य के जो पतन था उसके लिए कृषि संकट का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो वह किया था इरफान हबीब, एक इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन हैं। वर्तमान में उच्च हिमालयी चारागाहों को किस नाम से जाना जाता है? भाबर के नाम से, तराई के नाम से, बुग्याल के नाम से या फिर दर्रे के नाम से? तो बुग्याल के नाम से जाना जाता है उत्तराखंड के जो उच्च हिमालयी चारागाह होते हैं। OPEC का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक। ओपेक मतलब एक जो ऑयल प्रोड्यूसर कंट्रीज हैं उनका क्या है? एक संगठन है ओपेक। तो उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वियना, ऑस्ट्रिया में यह स्थित है। निम्नलिखित में से लाल कुर्ती बाजार स्थित है। तो लाल कुर्ती बाजार कहाँ पर स्थित है? उत्तरकाशी, चमोली, हल्द्वानी या फिर रानीखेत में से? तो रानीखेत में लाल कुर्ती बाजार आपका स्थित है। महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का सही कालक्रम क्या है? महात्मा गांधी ने जो सर्वप्रथम आंदोलन चलाए थे जैसे कि असहयोग जो आंदोलन थे, तो उसका सही कालक्रम क्या है? तो हम देख लेते हैं। खेड़ा सत्याग्रह बाद का है। चंपारण, अहमदाबाद मिल असहयोग आंदोलन। चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल और असहयोग आंदोलन। उसके बाद है चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन, फिर खेड़ा सत्याग्रह, फिर असहयोग आंदोलन, फिर खेड़ा, चंपारण, असहयोग या फिर अहमदाबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सबसे पहले चंपारण की बात आती है, जो चंपारण में बिहार में महात्मा गांधी सर्वप्रथम 1917 के आसपास की बात है। तो वहाँ पे चंपारण सत्याग्रह होता है। उसके बाद फिर अहमदाबाद मिल 1918 में अहमदाबाद मिल आंदोलन, फिर खेड़ा सत्याग्रह उसी साल का, और असहयोग आंदोलन 1920 का है। जब क्या होता है? रॉलेट एक्ट के खिलाफ जब लोग जलियांवाला बाग में उसके खिलाफ जब वो कर रहे होते हैं, मतलब एक अनशन टाइप का कर रहे होते हैं, तो उस समय फिर वहाँ पे उनको गोलियां चला दी जाती हैं उन पर, है ना। तो उस टाइम पे ही फिर महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में कुमाऊं से भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो कौन सा क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन, जो बनारस में अधिवेशन हुआ था 1905 में, उसमें कुमाऊं से भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंडित हरगोविंद पंत। उसके जो नेता थे उस समय कांग्रेस में बनारस अधिवेशन में भाग लेने वाले नेता थे। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य क्या है? मध्यवर्तियों की समाप्ति, जो मिडिलमैन है, पट्टेदारी व्यवस्था सुधार, भूमि जीतों की उच्चतम सीमा का निर्धारण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 1916 में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? 4 ऑप्शन है। भूमि प्रयोग, वन, पानी एवं पर्यावरण। जब मॉडर्न हिस्ट्री आप उत्तराखंड की आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आपको यह समझ में आएगा कि वन आंदोलनों के लिए फिर यह वनों की समस्या के लिए ही इस प्रकार के एसोसिएशन बनाए गए थे उस समय में। 24वें जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI रिपोर्ट 2019 में भारत को कौन से रैंक प्राप्त हुई थी? तो भारत को 11वीं रैंक इसमें प्राप्त हुई थी। उसके बाद है
उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम बना तो कब बना था? 10 अप्रैल 2016 को, 2014, 2015 या फिर 2016? 2016 में ही वह बना था। और कब बना था? तो 4 अप्रैल 2016 को उत्तराखंड का पंचायती राज अधिनियम बना था। उसके बाद 2019 में संशोधन अधिनियम भी है, तो उसके बारे में भी हम कभी चर्चा करेंगे। उसके बाद लास्ट में एक क्या है, लास्ट में एक क्वेश्चन है, कोई तोता काला नहीं है, सारे कौवे काले हैं। उपयुक्त आधार पर कौन सा निर्णय सत्य है? कुछ कौवे तोते नहीं है, कोई भी कौवा तोता नहीं है। इसके लिए फिर आपको डायग्राम बना के समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से यह सॉल्व होगा। तो यह रीजनिंग का है, आपको खुद यह सॉल्व करना पड़ेगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी बनी रहे। तो इस प्रकार आपके टोटल 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और यही पेपर जो उत्तराखंड की प्रीवियस ईयर का पेपर है, तो इसी प्रकार से आपका जो 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल में लगभग ऐसा ही कुछ पेपर आपके सामने आएगा, जिसमें 100 नंबर का पेपर होता है। 2 घंटे का आपके पास टाइम होता है। 20 नंबर हिंदी, बाकी कुछ नंबर जैसे कि 9 से 10 मार्क्स रीजनिंग से, 10 मार्क्स आप रीजनिंग का मान के चलिए, रीजनिंग कंप्यूटर। बाकी आपका जो 40 नंबर का उत्तराखंड और बाकी अन्य जो बचते हैं वह फिर जीके से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। नेगेटिव मार्किंग की बात है तो 0.25, यानी कि 4 गलत पर 1 सही क्वेश्चन आपका गलत या हटा दिया जाएगा। तो इस प्रकार आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं और आपको भी तैयारी अपनी जारी रखनी पड़ेगी। और साथ में पढ़ाई आप करते रहिए, जम कर पढ़ाई करिए, ताकि एग्जाम, कोई भी एग्जाम आए, आप इजीली उससे क्लियर कर सकें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक कुछ नई एजुकेशनल टिप्स के साथ में कुछ जल्द ही हम जो हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है वो भी लेके आने वाले हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ में, ताकि आपको एजुकेशन से संबंधित बहुत सारे टिप्स और नोट्स आपको मिलते रहें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।